Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MPD Arya Model School, Class 10th Geography, Chapter 4 Agriculture. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे नॉन फूड क्रॉप्स, रबर, फाइबर क्रॉप्स, जूट। ये हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी फूड हैं जो कि हम खाते भी नहीं लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले देखेंगे रबर। रबर एन इक्वेटोरियल क्रॉप है। दैट मीन्स ये जो आप इक्वेटर देखेंगे 0 डिग्री इक्वेटर के पास का जो एरिया होता है वहाँ पे जो क्रॉप की जाती है उसे हम इक्वेटोरियल क्रॉप कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट होता है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे जो सनरेज होती हैं डायरेक्टली आती हैं इक्वेटर के पास। वैसे ये जो क्रॉप है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में भी ग्रो की जा सकती है, लेकिन एक कंडीशन है कि जो उस क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो अवेलेबल वहाँ पे अगर हो जाती है तो मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, रेनफॉल 200 से ज़्यादा बारिश चाहिए और टेम्परेचर कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। रबर जो मोस्टली जो इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री के लिए है वो एक रॉ मटेरियल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर एज अ रॉ मटेरियल रबर हम यूज़ करते हैं और फिर उसको हम यूज़ करते हैं बहुत सारे, आप देखेंगे जैसे टायर बनाने में यूज़ किया जाता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, तो इसका एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। मेनली ग्रो किया जाता है केरला में, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार आइलैंड। और आप देखोगे गैरो हिल जो है मेघालय में, वहाँ पे भी इसको ज़्यादा ग्रो किया जाता है। मोस्टली आपने देखा होगा क्योंकि जो चेरापूंजी है वहाँ पे 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है, इसीलिए मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और यहाँ की क्या रिक्वायरमेंट है इस क्रॉप के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होनी चाहिए और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। फाइबर क्रॉप क्या होती है? फाइबर क्रॉप्स का मतलब होता है स्टूडेंट जब कि आप देखेंगे जो फाइबर है कपड़ा बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, इसमें कॉटन, जूट और हेम्प। हेम्प यानी सन, यानी ये भी एक टाइप का हम कह सकते हैं इसी में आता है, फाइबर क्रॉप में ही आता है। और नेचुरल और सिल्क, ये 4 टाइप हैं जो मेजर फाइबर क्रॉप्स में आती हैं, इंडिया के अंदर ग्रो की जाती हैं। बट ये जो 3 हैं ये तो प्लांट पे ग्रो की प्लांट पे ही कल्टीवेट होके हमें मिलती हैं, बट जो सिल्क है वो प्लांट से कल्टीवेट होके नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब ये जो 3 आप पढ़ रहे हो ये तो सॉइल में कल्टीवेट की जाती हैं, लेकिन जो सिल्क है वो हमें सिल्क वॉर्म के कोकून से मिलता है। और वो जो ग्रीन लीव्स होते हैं स्पेशली मलबेरी वहाँ पे मिलेगा, यानी वो मलबेरी जो प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उसी को ये सिल्क वॉर्म जो होते हैं वो खाते हैं। रियरिंग ऑफ सिल्क, यानी सिल्क को, वॉर्म को, यानी जो सिल्क का जो कीड़े होते हैं यानी सिल्क वॉर्म होते हैं उनको रियरिंग करना और उनसे फिर सिल्क फाइबर बनाना सेरिकल्चर कहलाता है। जैसे कि हमने हॉर्टिकल्चर पढ़ा था, फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रो करने की जो क्रॉप्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ऐसे ही सेरिकल्चर किसे कहते हैं? यानी सिल्क वॉर्म को रियरिंग करके, यानी रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर, यानी उनको रियरिंग कर कर उनको पालते हैं। मतलब जिस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है सिल्क वॉर्म से सिल्क फाइबर तक बनाने का पूरा, उसको हम सेरिकल्चर कहते हैं। तो सिर्फ एक सिल्क है जो कि प्लांट से हमें ऑब्टेन नहीं होता है। कॉटन, जूट और हेम्प हमें कहाँ से मिलता है? हमें प्लांट से मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट जो कि कॉटन जो है ये भी एक हम कहेंगे कॉटन प्लांट से मिलता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं छोटे छोटे बॉल हैं जो कि कॉटन के लगे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं इसमें, ये कॉटन के बॉल्स हैं, यहाँ से हमें प्लांट से ही मिलती है। अब इसके अंदर बोला है कॉटन इज़ द वन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल यानी जो कॉटन की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जहाँ पे मतलब जो एज अ रॉ मटेरियल कॉटन जाता है और वहाँ पे फिर उससे कपड़े बनाए जाते हैं कॉटन के। ठीक है, उसको थ्रेड में चेंज किया जाता है, थ्रेड से चेंज करने के बाद उसको क्या बनाया जाता है? कपड़ों में चेंज किया जाता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे बोला है कि कॉटन प्लांट क्या है? रॉ मटेरियल है। किसके लिए रॉ मटेरियल है? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। 2016 में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। चाइना के बाद जो हमारी इंडस्ट्री है वो सेकेंड नंबर पे आती है कॉटन की। अब ये कहाँ पे ग्रो किया जाता है? ड्रायर पार्ट ऑफ अ ब्लैक कॉटन सोइल ऑफ अ डक्कन प्लेट्यू। यह डक्कन प्लेट्यू के पार्ट में आपको मिलेगा, लाइक महाराष्ट्र। और इसके लिए कम से कम टेम्परेचर हाई चाहिए और लाइट रेनफॉल और इरिगेशन
भी चाहिए और 2010 डेज तक के लिए फ्री फ्रॉस्ट डेज चाहिए, यानी ज़्यादा ओस ना पड़े क्योंकि इससे ये ख़राब हो जाएंगे। तो कम से कम 210 डेज तो चाहिए जो फ्रॉस्ट फ्री हो और ब्राइट सनसाइन हो। क्योंकि स्टूडेंट जो आपने मोस्टली देखा होगा जो कॉटन कल्टीवेट होता है यहाँ पे इस टाइम पे थोड़ा सा विंटर का टाइम होता है, तो उस टाइम पे कैसा चाहिए, मतलब हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो उसका टाइम है ऐसा होना चाहिए कि ज़्यादा वहाँ पे फ्रॉस्ट ना हो जिससे कि ये ख़राब ना हो जाए। और हार्वेस्टिंग के टाइम पे सनसाइन होनी चाहिए ब्राइट, यानी उसकी जो सन की रेज हैं वो थोड़ी अच्छी सी फसल पे मिले। इसे खारिफ क्रॉप भी कहा जाता है और खारिफ क्रॉप कहा जाता है। साथ में आप इसको देखेंगे कि जो इसका मेन है रिक्वायर 6 to 8 मंथ मैच्योर होने में लगता है। अगर आप कंपेयर करेंगे अदर फैक्ट्रीज से तो उस मतलब अदर क्रॉप से आप इसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद आप देखेंगे इस क्रॉप को मैच्योर होने में कम से कम ज़्यादा टाइम लगता है, 6 to 8 मंथ लग जाते हैं। और मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सभी प्लेसेस हैं। जूट जूट क्या है स्टूडेंट, ये भी एक, इसे गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका कलर सुनहरा कलर का होता है। जूट जो ग्रो किया जाता है वहाँ पे होता है जहाँ पे फर्टाइल सॉइल हो, फ्लड प्लेन हो, यानी जो अभी सॉइल रिन्यू हुई हो। जैसे कि फ्लड की वजह से जब फ्लड आता है तो वो अपने साथ जो पानी है सैंड सिल्ट क्ले लेके आता है और वो डिपॉजिट होने से जो सॉइल रिन्यू होती है तो वो बहुत फर्टाइल सॉइल होती है। तो मोस्टली आपको जूट वहाँ पे कल्टीवेट होता हुआ नज़र आएगा। हाई टेम्परेचर इसको इसकी रिक्वायरमेंट है पूरे टाइम पे जब ये ग्रो होता है, इसकी ग्रोइंग टाइम। और वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, यहाँ पे मेजर आपको जूट स्टेट्स दिखाई देंगे क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो फ्लड प्लेन रिन्यू सॉइल मिलेगी आपको वेस्ट बंगाल में, क्योंकि फ्लड आते रहते हैं तो सॉइल रिन्यू होती रहती है इसीलिए। और यहाँ पे पानी सबसे ज़्यादा आपको मतलब रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है इसके लिए जूट के लिए, तो यहाँ पे पानी भी अवेलेबल है। और इट इज़ अ मेकिंग गिनी, इससे क्या क्या बनाया जा सकता है, इसको बनाने के एग्जाम्पल हैं बैग, मैट्स, रॉप्स, यान, कारपेट्स, अदर आर्ट फैक्ट्स, और भी सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। एंड ड्यू इट हाई कॉस्ट इट इज़ लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर। बट क्या हुआ कि हाई कॉस्ट की वजह से, क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है एक्चुअल में स्टूडेंट, जो मैनुअल वर्क होता है जो हाथों से किया जाता है और जिसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की रिक्वायरमेंट होती है तो उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लग जाती है। इसीलिए जूट में ज़्यादा कॉस्ट होने की वजह से इसकी डिमांड भी कम हो गई और सिंथेटिक फाइबर को सब खरीदना चाहेंगे क्योंकि वो सस्ता पड़ता है, ड्यूरेबल है, तो लो कॉस्ट होती है इसीलिए। तो पैकिंग में जो अब यूज़ किया जाता है मोस्टली लाइक अ नायलॉन, आप देखेंगे एग्जांपल में। तो आपने देखा स्टूडेंट कि हमने जो नॉन फूड क्रॉप में रबड़, फाइबर क्रॉप्स, कॉटन, जूट, ये सभी पढ़ा है, कहाँ पे हमें मिलती है, इसकी रिक्वायरमेंट कंडीशंस क्या हैं, कितना टेम्परेचर चाहिए, कहाँ पे, ये सब आपको ध्यान रखना है। और जूट और कॉटन है जो कि आप मेन इसको आपको लर्न करने ही करने हैं, इसकी टर्म्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं। अब देखेंगे कि किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशंस रिफॉर्म्स हुए हैं। टेक्नोलॉजिकल भी देखेंगे और इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म दोनों देखेंगे कि क्रॉप या फिर कल्टीवेशन को करने की क्या ज़रूरत पड़ी और क्यों कर रहे हैं हम। बेटा टेक्नोलॉजी जो है वो एक चेंज को रिक्वायरमेंट है, यानी हम जितना टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, चेंज करेंगे, उतना ही हम डेवलप करेंगे। तो ये एक रिक्वायरमेंट भी है और डेवलप करना है तो टेक्नोलॉजी के साथ करना पड़ेगा। जैसे कि हम प्रीवियस पेजेस में देख चुके हैं एग्रीकल्चर की, हमारा सबसे ज़्यादा इंडिया में प्रैक्टिस की जाती है, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है और थाउजेंड्स ईयर से हो रहा है। तो हमें इसके अंदर रिफॉर्म करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है और पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है क्लाइमेट चेंज, जिसके सीधी सीधी हमें रिक्वायर्ड है कि हमें कहीं ना कहीं अब टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो वाई का आंसर यही है कि भाई हमें ज़रूरत ही क्यों है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है और क्लाइमेट चेंज भी हुआ है। सस्टेन यूज़ ऑफ लैंड, लगातार हम जो लैंड को यूज़ कर रहे हैं विदाउट कॉम्पेटिबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंज हैव हिंडर द पेस ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो दैट मीन्स यहाँ पे बोला है कि जब हम लगातार यूज़ कर रहे हैं
किसको, लैंड को। और जो कृषि का विकास है यानी जो एग्रीकल्चर का विकास है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, अगर हम इंस्टीट्यूशंस और टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं करेंगे तो। अगर हम टेक्नो और इंस्टीट्यूशन में चेंज नहीं करेंगे तो जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोर्स ऑफ इरिगेशन मोस्ट ऑफ फार्मर्स इन लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री, यानी अभी भी आप देखेंगे इरिगेशन का डेवलपमेंट हुआ है, सोर्स ऑफ इरिगेशन पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं, बट अभी भी बहुत ज़्यादा फार्मर्स जो डिपेंड करते हैं किस पे, एग्रीकल्चर को इरिगेशन करने के लिए मॉनसून पे या फिर नेचुरल फर्टिलिटी के लिए वो डिपेंड करते हैं इन ऑर्डर टू कैरी इन दे ऑन देयर एग्रीकल्चर। यानी अभी भी वो अपनी एग्रीकल्चर के लिए किस पे, मॉनसून पे और नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंड करते हैं बहुत सारे फार्मर्स। ग्रोइंग पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है ये एक सीरियस चैलेंज है कि भाई हमें कैसे डेवलप करना है। एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड अ लाइवलीहुड मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन का मेजर पार्ट डिपेंड करता है किसके ऊपर, एग्रीकल्चर पे। तो इसीलिए हमें नीड है, सीरियस नीड है टेक्निकल और इंस्टीट्यूशंस रिफॉर्म करने के लिए। अगर हम देखें तो कैसे कर सकते हैं चेंज, कलेक्टिवाइजेशंस, कंसोलिडेशंस ऑफ होल्डिंग एंड कॉपरेशन एंड अबॉलिश ऑफ जमींदारी। कलेक्टिवाइजेशंस क्या होता है, यानी एक छोटे छोटे खेतों को जब हम एक साथ उनको इकट्ठा करके उस पर अगर हम लार्ज लैंड बना लें उसके बाद उस पर कल्टीवेट करें तो ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक से यूज़ करके उसको प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा सकता है। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग मीन्स ये है कि जैसे आप जानते हो कि जो छोटे छोटे साइज़ के जो लैंड होते हैं, तो अगर हम उसको क्या करें कि क्योंकि राइट ऑफ इनहेरिटेंट की वजह से जो साइज़ ऑफ लैंड है उनको अगर हम छोटे छोटे जो लैंड हैं उनको अगर इकट्ठा कर लेते हैं तो उससे भी क्या होगा, बढ़ सकता है। क्योंकि इनहेरिटेंट के चलते हुए क्या होता है कि अगर आज लैंड किसी एक के पास है तो उसके जो अगर 4 बेटे होंगे तो वो लैंड जो है वो 4 बेटों में बढ़ जाएगा, तो उसका साइज़ कम हो गया जिसकी वजह से वो आउटपुट इतना निकलेगा, कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। तो उसको भी एक साइज़ को मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करना और कॉपरेशन करना यानी सहयोग करना किसी ना किसी तरीके से, ताकि जो फार्मर्स हैं उनकी हेल्प हो सके। जमींदारी प्रथा को ख़त्म करना, क्योंकि जमींदार जो होते थे गांव के गांव उनके हाथ में होते थे और सारी लैंड उनके पास हुआ करती थी। तो ये सब फर्स्ट हमें चेंज करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर देखें, फर्स्ट प्रायोरिटी बीइंग आल्सो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी करने होंगे। और पहला जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हुआ है कंट्री में आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, वो क्या हुआ है, लैंड रिफॉर्म करना, यानी लैंड को फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट करना या उसके अंदर जो भी अभी कमी है उसको ख़त्म करना। फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान बनाए गए थे उसके अंदर लैंड रिफॉर्म को लिखा गया, उसके लिए यूज़ किया गया कि भाई किस तरीके से हमें प्लान करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को यूज़ कर सकें। राइट ऑफ इनहेरिटेंस जो है ऑलरेडी लीड करता है फ्रेगमेंट्स ऑफ लैंड होल्डिंग नेसेसरी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। दैट मीन्स जो कि अधिकार होता है, जैसे कि जो पिता की संपत्ति है वो बेटे को मिलती है, तो वो भी कहीं ना कहीं लीड करती है कि वो एक कंसोलिडेट जो है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देती है, क्योंकि वो जो एक लार्ज पार्ट है लैंड का वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है जब वो चीज़ जैसे कि पिता की संपत्ति बेटों में बढ़ती है, तो उसको एक कंसोलिडेशन होल्डिंग करना वो बहुत ज़रूरी है जिससे कि लार्ज प्रोडक्शन हो सके और कम आउटपुट, जो लार्ज कॉस्ट है उसको कम किया जा सके और ज़्यादा आउटपुट हो सके। जो ये लॉ है लैंड रिफॉर्म वर एनेक्टेड बट द इम्प्लीमेंटेशन वॉज लैकिंग ल्यूकवार्म, यानी इसको स्टार्ट तो किया गया लैंड रिफॉर्म को कि भाई जिसके पास लैंड नहीं है और जिसके पास ज़्यादा लैंड है उससे लेकर जिसके पास लैंडलेस जो है फार्मर्स को दी जाएगी, कंसोलिडेशंस किया जाएगा, ऑफ कंसोलिडेशंस ऑफ होल्डिंग किया जाएगा। बट ये जो लॉ था इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं कमी रही, इतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं निकल के आया जितना होना चाहिए था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्बार्क यानी उसने प्रारंभ किया, शुरू किया अपॉन इंट्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर रिफॉर्म इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर इन द 1960-70। जो गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग करी थी एग्रीकल्चर में रिफॉर्म करने की 1960 से लेकर 70 में, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन बेस है इसी पे, जो कि यूज़ ऑफ पैकेज, जिस जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी और की वजह से।
और जो वाइट रेवोल्यूशन है, ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, यानी जिससे दूध में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था। तो वर आप देखेंगे, व्हाट सम ऑफ द स्ट्रेटेजी इनिशिएटेड टू इम्प्रूव अ लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, यानी जो गवर्नमेंट ने इस तरीके से स्ट्रेटेजीज बनाई थी कि इम्प्रूव कर सके इंडियन एग्रीकल्चर को, बट दिस टू लैड टू कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन अ फ्यू सिलेक्टेड एरिया। लेकिन जो ग्रीन रेवोल्यूशन या वाइट रेवोल्यूशन का भी आप देखेंगे तो कुछ ही जगहों में उसका ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला, और जैसे कि पंजाब हरियाणा में, क्योंकि लार्ज लैंड पर ही इसको आप मॉडर्न टेक्निक यूज़ करके, जैसे हाई पे वो इरिगेशन, या हम बोल सकते हैं हाई एल्डिंग वी सीड यूज़ करके, और पेस्टिसाइड यूज़ करके, फर्टिलाइज़र यूज़ करके, सिर्फ एक मतलब ये ज़्यादा कॉस्ट वाला तरीका हो गया, तो जिससे कि लार्ज लैंड पे ही फ़ायदा हो सकता है क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा होती है। लेकिन अगर स्मॉल स्मॉल लैंड होंगी तो वहाँ पे इसको नहीं कर सकते, तो ये कहीं लिमिटेड का था, मतलब जो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो रिजल्ट था। ऐसे ही अभी बात की जा रही है रेनबो रेवोल्यूशन होना चाहिए, यानी फ्रूट और वेजिटेशन क्रॉप जो है, हॉर्टिकल्चर जिसे हम कहते हैं, तो उसमें भी रिफॉर्म होना चाहिए। तो वो भी अभी डिमांड चल रही है, और पिंक और ब्लू रेवोल्यूशन भी चलाए गए। तो ऐसे बहुत सारे रेवोल्यूशन चलाए गए गवर्नमेंट के थ्रू, स्ट्रेटेजी इसलिए अपनाई गई कि इंडियन एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं डेवलप किया जा सके, बट सिलेक्टेड एरिया में ही हो पाया। उसके बाद 1980-1990 में कंप्रहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएटिव, लैंड डेवलप के प्रोग्राम चलाए गए, बोथ इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म दोनों के लिए, यानी इंस्टीट्यूशनल में भी रिफॉर्म किया जाए और टेक्नोलॉजी भी रिफॉर्म किए जा सकें। अगर देखें तो क्या थे ये रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म देखें तो हम देखेंगे जैसे कि प्रोविज़न फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, जैसे सूखा पड़ जाना, बाढ़ आना, या साइक्लोन आना, या आग लग जाना, या कोई बीमारी की वजह से फसल ख़राब हो जाना, तो उसका इंश्योरेंस करा सकते हैं फार्मर्स। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की सुविधा उपलब्ध कराना, जिससे कि जो फार्मर्स हैं उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल सके, और जिससे कि वो अपना सही डायरेक्शन में जा सकें। क्योंकि वो एक बार जो किसान होते हैं, अगर जो प्राइवेट लोन लेते हैं, ये तो उनकी इंटरेस्ट ज़्यादा होती है, और वो एक बार डेब्ट में फंस जाते हैं तो उनसे निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, किसानों के लिए। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड बनाए गए कि वो लोन ले सकते हैं। पर्सनल इंसिडेंट एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, कि भाई अगर कोई फसल किसी भी रीज़न से ख़राब हो जाती है तो उसको फार्मर को बेनिफिट देगी गवर्नमेंट। उसके अलावा वेदर बुलेटिन चलाए गए, एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स के लिए रखे गए, ताकि वो रेडियो टेलीविज़न में जैसे कि वेदर के बारे में समझ सकें, और बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं लैंड और कल्टीवेशन से रिलेटेड, उनको समझ आ सकें और वो उन चीज़ों को समझ सकें, उनको अवेयर किया जा सके। ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट किए गए, और गवर्नमेंट ने अनाउंसिस किए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी मतलब इतना प्राइस तो गवर्नमेंट प्राइस फसल का देगी ही देगी। अगर उन्होंने बोला है कि 2000 मिनिमम प्राइस सपोर्ट फिक्स करती है, तो इतना तो सरकार उसको फार्मर को देगी ही, उसकी वैल्यू जो उसकी फसल की है, क्रॉप की, तो वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहलाता है। और उसके अलावा उन्होंने और भी सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूमरेटिव और प्रोक्योरमेंट प्राइस दिए, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं क्रॉप के लिए, ताकि वो किससे बच सकें, जो स्पेक्टेटर्स और मिडल मैन होते हैं, जो दलाल होते हैं और जो बिचौलिए होते हैं, वो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट ना करें। तो गवर्नमेंट ऐसे सपोर्ट प्राइस देती है, और ऐसे ही उनको मतलब लाभ देने के लिए उनको फसलों को खरीद लेती है, फसल की खरीद का मूल्य देती है, जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो ये कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, ताकि इम्प्रूव हो सके, यानी टेक्नोलॉजिकली भी इम्प्रूव करना, और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करना, कि किस तरीके से फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। अब भूदान और ग्रामदान क्या होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, और इसको भी समझना है। भूदान यानी ज़मीन का दान करना, ग्राम दान यानी गांव का दान करना। तो ये कैसे हुआ और कब? महात्मा गांधी ने डिक्लेयर करा, विनोबा भावे जो थे वो उनके स्पिरिचुअल हायर थे, यानी उनके मतलब उनके बाद उनकी चीज़ों को संभालने वाले, यानी एक
आप समझ सकते हैं शिष्य टाइप। और उन्होंने जब पार्टिसिपेट करते थे उनके साथ सत्याग्रह में, तो वो बहुत ज़्यादा फोरमोस्ट सत्याग्रही रहते थे, बहुत ज़्यादा उनके साथ मिलकर अच्छी तरीके से काम करते थे और वो इंस्पायर भी थे उनसे, विनोबा भावे महात्मा गांधी से। ही वॉज द फिर हम बोल सकते हैं ही वॉज वन ऑफ द वोटरीज ऑफ गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज। और उनकी ग्राम स्वराज की बात से भी बहुत ज़्यादा वो इंस्पायर थे। क्या था स्वराज मतलब, यानी हमें क्या होना है, सेल्फ रूट होना, और ग्राम यानी गांव, यानी हमें जब भी डेवलप कर सकती है कोई भी कंट्री जब उनके गांव जो विलेज होते हैं ना वो डेवलप करेंगे, तो दैट मीन्स अपने आप ही वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए पहले नीचे से, यानी आपको ऊपर जाने से पहले कहाँ पे डेवलप करना पड़ेगा, नीचे, डाउन से, यानी नीचे से ऊपर की तरफ डेवलपमेंट करना, ये उनकी सोच थी ग्राम स्वराज को लेकर। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए जब गांधी जी क्या हो जाते हैं, गांधी जी के बाद जो विनोबा भावे होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो इस विचारधारा को आगे लेके जाते हैं और वो पद यात्रा निकालते हैं, गांधी जी के इस मैसेज को आगे तक पहुंचाते हैं। और ऑलमोस्ट एंटायर कंट्री वो उनके इस मैसेज से कवर करने की कोशिश करते हैं। और ये जो उनका लेक्चर होता है, एक बार वो आंध्र प्रदेश के एक गांव में पोंचमपल्ली में दे रहे थे, मतलब अपना भाषण। अपना भाषण वो कहाँ दे रहे थे, जो आंध्र प्रदेश में है, पोचमपल्ली में अपना भाषण दे रहे थे। तो वहाँ पे जो गरीब किसान थे, लैंडलेस, वो डिमांड करते हैं उनसे कि इकोनॉमिक वेलविल बनने के लिए जब हमारे पास लैंड होगी जभी तो होगा, जो आप ग्राम स्वराज का सपना देख रहे हो या ये बोल रहे हो, तो उसके लिए कम से कम हमारे पास इकोनॉमिकली वेल विंग होंगे, जभी तो हमारे पास लैंड होगा। तो लैंड ही नहीं है, हमें कम से कम लैंड तो दिलाओ। तो विनोबा भावे कुड नॉट प्रॉमिस, उस टाइम पे प्रॉमिस तो नहीं किया इमीडिएटली, बट उन्होंने बोला कि इंश्योर कराया कि गवर्नमेंट से बात करेंगे और उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। तो उसी टाइम पे इंडिया के अंदर जो इसके रिगार्डिंग वो जो प्रोविज़न ऑफ लैंड है उसको लेके वो उनसे बात करेंगे, यानी टॉक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग प्रोविज़न ऑफ लैंड फॉर देम इफ़ दे अंडर टू कोऑपरेटिव फार्मिंग, जिससे कि कोऑपरेटिव फार्मिंग कर सके वो। उसके लिए सडनली श्री राम जो चंद्रा रेड्डी थे वो खड़े हो जाते हैं वहाँ पे। उसी टाइम पे 80 एकड़ लैंड 80 लैंडलेस विलेजर्स को दी जाती है, इसी को भूदान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद वो ट्रैवल करते रहते थे और इस आइडिया को इंडिया के हर पार्ट में पहुँचाने की उन्होंने कोशिश करी, पहुँचाया भी। और कुछ जमींदार थे जो ऑनर थे गांव के, यानी पहले तो जमींदार गांव गांव के ऑनर हुआ करते थे, यानी किसी किसी के पास 10 गांव हैं तो किसी के पास उससे भी ज़्यादा हैं। तो उन्होंने गांव के गांव दान करने स्टार्ट कर दिए, जिनके पास लैंड लेस, जो फार्मर थे उनको लैंड ताकि मिल सके, इसे कहा जाता है ग्राम दान। यानी गांव दान करना वो हमारा क्या हो गया, ग्राम दान। और जमीन दान करना जो हमने देखा, भूदान। तो ठीक है, मैनी लैंड ओनर्स उन्होंने ये कुछ अपना जो पार्ट ऑफ लैंड का दिया गरीब फार्मर्स को, इस रीज़न से भी दिया कि सीलिंग एक्ट तो आ ही रहा है, यानी गवर्नमेंट अपने आप ही अब लेने वाली है, तो इससे अच्छा दे देंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, ऐसा कहा जाता है। बट अब जो भी रहा, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये हुआ। और जो ये भूदान ग्रामदान मूवमेंट चल रहा था, इनिशिएटिव किया गया था विनोबा भावे के द्वारा, जो कि गांधी की बातों से बहुत इंस्पायर थे, उनके मैसेज को उनके उनके बाद उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। और इसे ब्लड लेस रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल कोई भी इसमें हिंसा नहीं हुई थी और बिल्कुल शांति से हुआ था, तो इसीलिए इसको ब्लड लेस रेवोल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।